नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 2। ये ज्योग्राफी की बुक है और इसमें पहला जो दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसमें कुछ फैक्ट्स और जो डेफिनेशंस हैं उनको देखते हुए हम चलेंगे। विश्व की जो 90% जनसंख्या है ये भूमि क्षेत्र के मात्र 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो 70% भूमि है वो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं इस असमान वितरण के, तो इसके बारे में बात की गई है कि भूमि और जलवायु में जो भिन्नता होती है उसके कारण जनसंख्या में कमी या अधिक होता है। जैसे कि अगर भूमि मान लें पर्वत है या पठारी है तो वहाँ पे जो है विरल जनसंख्या होगी। वहीं अगर जलवायु जो है अनुकूल नहीं है तो वहाँ भी जनसंख्या जो है कम होगी। तो भूमि और जलवायु जो है मेन फैक्टर के रूप में काम करते हैं वहाँ पर जनसंख्या के अधिक होने के लिए। भूमि उपयोग की बात करें तो जो हम लोग भूमि के बहुत से उपयोग करते हैं जैसे कृषि कार्य के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए या उद्योग के लिए, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी दो कारक हैं जैसे भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में देखते हैं तो ये आता है हमारा स्थलाकृति जो लैंडस्केप वगैरह है, मृदा, सॉइल, जलवायु, क्लाइमेट, खनिज जो है मिनरल्स। वही मानवीय कारक में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी। स्वामित्व के आधार पर अगर हम भूमि उपयोग को बांटे तो ये एक आ सकता है निजी भूमि जो कि केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है। वहीं अगर हम सामुदायिक भूमि के अंतर्गत देखें तो इसमें साझा संपत्ति संसाधन की बात होती है। इसमें बहुत से लोग जो है मिलकर समुदाय के रूप में जो भूमि की जो क्या बोल सकते हैं ओनरशिप या स्वामित्व रखते हैं वो आ जाते हैं। इसके खतरे क्या होते हैं तो ये निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण में जो है ये सभी खतरे हो सकते हैं। मृदा संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए वन रोपण यानी प्लांटेशन, अतिचारण पर रोक यानी कि ओवरग्रेजिंग, जैव रासायनिक खादों का जो प्रयोग होता है वो सब इसके अंतर्गत कर सकते हैं। मृदा क्या होती है, ऐसे हम लोग सॉइल कहते हैं। ये पृथ्वी के भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। इसके निर्माण कारकों की बात करें तो जो पेरेंट सेल का जिस प्रकार का स्वरूप होगा उस प्रकार की मृदा बनेगी। वहीं जलवायु अगर शुष्क रहती है तो वो मृदा उस पर प्रभाव डालेगी। वहीं स्थलाकृति जो है वहाँ पर किस प्रकार की है वो भी उस पर प्रभाव डालती है, और कितना समय उस मृदा को बनने में लग रहा है वो भी मृदा निर्माण के कारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा संरक्षण के उपायों की बात करें तो कुछ जो है मल्च बनाना, जैसे कि अगर मान ले पौधों के बीच में जो भूमि रह जाती है वहाँ पर अगर जैविक पदार्थ या परवाल वगैरह से जो ढक दी जाती है तो वो मृदा की जो आर्द्रता बनी रहती है और उसमें मृदा संरक्षण होता रहता है। ठीक है। वहीं वेदिका फार्म अगर हम देखें, टेरेस फार्मिंग की बात करें तो जो चौड़े और समतल सोपान है जो पहाड़ी इलाकों में अक्सर होता है कि यहाँ पे जो वेदिका तीव्र ढाल पर बनाई जाती है तो इससे जो सपाट क्षेत्र पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध जो सरफेस होती है वो बढ़ जाती है और वहाँ पर मृदा अपरदन में कमी होती है। वहीं समुच्च रेखीय जुताई जो होती है एक पहाड़ी ढाल पर जो है समुच्च रेखा, मतलब कि जहाँ पर समुच्च का मतलब है सम धन उच्च, जहाँ पर बराबर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जुताई के लिए की जाती है तो बहते जल को एक तरह से प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करने के लिए इस प्रकार की जो है जुताई की जाती है। वहीं रक्षक मेखलाएं जो होती हैं ये तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेश में जो पवन की गति होती है तो उससे जो सरफेस वाला जो सॉइल होता है वो उड़ा ले जाती है, तो उसके लिए जो है वृक्ष को कतार के रूप में लगा दिया जाता है ताकि जो सॉइल है उसका इरोजन कम से कम हो पाए। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, वहीं जो है अब जो समान उच्च वाली जो रेखाएं होती हैं जिस क्षेत्र की ऊंचाई अगर जो सेम होती है तो वहाँ पर रोधिका के रूप में, वहाँ पे मतलब अगर डिस्टर्बेंस के रूप में अगर पत्थर या घास या मृदा का प्रयोग किया जाए तो वो जो सरफेस है जो सॉइल का वो कम एक्सप्लॉइट होगा, वो कम जो है प्रभावित होगा। वहीं अगर हम बात करें कि चट्टान बांध, चट्टान को जो है ये जल प्रवाह को रोकने के लिए इस चीज़ का जो है उपयोग किया जाता है। और अगर हम देखें कि बीच में अगर फसल उगाते हैं तो ये भी वर्षा जो होती है उससे मृदा की रक्षा करने के लिए जो एक अलग अलग समय पे जो अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं वो एकांतर कतारों के रूप में जब उगाई जाती हैं तो वो इंटरमिक्स क्रॉपिंग वगैरह सब के रूप में, तो इस तरह से भी जो है मृदा संरक्षण की जाती है। वहीं जल की अगर हम उसमें बात करें तो जल जो होता है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल जो है अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत से प्रकार होते हैं, अलवणीय और लवणीय जल होते हैं। जो अलवणीय जल होते हैं उसका उपयोग जो है मानव और जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो करते हैं, और जो लवणीय जल होते हैं उस जल का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। और चिंता की बात यह है कि जो लवणीय जल है उसकी तो मात्रा बहुत अधिक है, लगभग 2/3 हमारा पृथ्वी जल से ढका है। किंतु हम लोग जब जल के बारे में चिंतित होते हैं तो हमारा जो मुख्य अगर चिंता की बात होती है वो होती है कि हमारे यहाँ जो अलवणीय जल है वो बहुत अधिक जो है प्रभावित होता है। ठीक है, वो बहुत अधिक प्रभावित होता है इस कारण से। वहीं देखें कि अलवण जल जो है वो 2.7% लगभग रहता है। वहीं अगर हम देखें कि जो 70% बर्फ़ की चादर है वो हिमनद या ग्रीनलैंड के रूप में है। भौम जल नदियों के या जो झीलों के रूप में है, ये सरफेस वाटर के रूप में है यानी पृष्ठीय जल के रूप में है। और वर्ष 1975 में बताया गया कि जो हम लोग जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष करते थे वो बढ़कर 2000 में 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई है। अब इसमें भी जो है बहुत सी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, क्योंकि आजकल जो है और भी ज़्यादा खपत लोगों के लिए हो गई है। हम लोग ग्राउंड वाटर की जगह जो है फिल्टर वाटर का यूज़ करने लग गए हैं, और बहुत से जो रिपोर्ट्स भी आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जल और भी ज़्यादा हम लोग दोहन कर रहे हैं, तो इससे और समस्याएं आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। जैव मंडल के अंतर्गत जो है देखा जाता है जो स्थल मंडल है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जल मंडल जो कि जितने भी जल तंत्र हैं वो सभी, और वायुमंडल जो वायु का ये है आवरण है वो, इन सब के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो जैव मंडल के अंतर्गत आता है। वहीं पारितंत्र की बात करें तो वो जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी
सभी हैं मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर जो रहते हैं तो ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात करें तो ये बहुत से अलग अलग हैं, जैसे वन है जिसको हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे, घास भी होते हैं जहाँ पर जो है जलवायु और वर्षा जो है उस प्रकार की होती है, तो ये सभी इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। गुल्म या कटीली झाड़ियाँ जो होते हैं वो राजस्थान वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की जो है वनस्पति देखने को मिलती है। टुंडरा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो वनस्पति होती है वो लगभग बर्फ से ढकी होने के कारण नगण्य या जो है एल्गी वगैरह के रूप में हमें देखने को मिलती है। वहीं हम लोग देखें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो ऐसी प्राकृतिक तंत्र जो अधिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी एकता की रक्षा करे वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत होती है। ये सभी हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नगर जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। जैव मंडल नीचे जो होता है ये एक वृहत संकल्पना है जिसमें वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जितने भी क्षेत्र होते हैं उनकी एक श्रृंखला के माध्यम से उनका संरक्षण और विकास के लिए उनको बनाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी इसमें फैक्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो है मृदा के जो परिच्छेदिका है उसके बारे में बताया गया है कि पहला जो ऊपर वाला होता है जिसे ह्यूमस और वनस्पति के साथ देखते हैं, दूसरा बालू गाद और क्ले के रूप में जो है उपमृदा के रूप में होता है। वहीं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जो होता है ये हॉरिजॉन बी के रूप में हम लोग देखते हैं, सी में देखते हैं ये जो चट्टाने वगैरह हैं जो पेरेंट रॉक होता है वो सभी होता है। अपक्षय अगर हम देखें इस शब्द को तो ये तापमान परिवर्तन या तुषार क्रिया जो भी वेरिएशन होता है हमारा या पौधों या वनस्पति या मनुष्य इन सब के क्रियाकलाप से जो अनवरत मतलब लगातार ये सेल अगर टूटते रहते हैं तो वो अपक्षय कहलाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि मृदा के निर्माण करने में जो प्रभावित कारक हैं वो उनके पेरेंट सेल मीन्स जो मृदा जनक सेल होते हैं उनका रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता इन सबको निर्धारित करते हैं। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणीजात यानी फ्लोरा फौना और सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी जो है मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। वहीं जलवायु के अंतर्गत अगर हम देखें तो तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण ये सभी प्रभावित करते हैं। वहीं मृदा परिच्छेदिका की मोटाई जो होती है वो समय के आधार पर तय की जाती है। तो ये सभी जो है हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पर बहुत सी वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई या रक्षक मेखला जो पेड़ों के रूप में होती है उसे देखते हैं। और यही सब चीज़ें कुछ कुछ दिखाई गई हैं, इसमें बताई गई हैं कि किस प्रकार जो है पर्यावरण प्रदूषण वगैरह इन सब के बारे में जो है बातें की जाती हैं इस चैप्टर में। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। और एक और फैक्ट्स यहाँ पे है कि जो भी पशु का उपचार होता है जिसमें डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन या एब्रूफिन ये सभी जो पीड़कनाशी या जो दर्द निवारण जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो इन सब का जो भक्षण है वो गिद्ध जैसे जंतु करते हैं। तो जब ये सभी करते हैं तो ये जब उस जानवर का जो जिसकी जो उपचार उस विधि के द्वारा की गई है इस दवाइयों के द्वारा उसको जब ये खाते हैं तो इनकी जो किडनी होती है वो ख़राब हो जाती है। और इसीलिए जो है लोगों को जो जितने भी पशुपालक होते हैं उनको आगाह किया जाता है कि इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग ना करें, ताकि जो हमारे गिद्ध हैं जो हमारे संरक्षण की जो एक तरह से काम करते हैं, हमारे वातावरण को जो है शुद्ध करने का काम करते हैं, ये सभी जो है सुरक्षित रह पाएँ। तो ये हमारा इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।